केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में समझेंगे। ये बहुत ही बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन हम सब एकदम आराम से सिंपल वे में पढ़ेंगे, हंसते हुए इसको समझते हुए चलेंगे साथ साथ में। तो सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। सबसे पहला प्रश्न ये उठना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। आप देखे होंगे क्रियाएं होती क्या है, पहले इसको समझेंगे। तो देखेंगे, जैसे आप देखे होंगे, क्या कभी आपने महसूस किया जब चीनी को पानी में डालते हैं तो घुल जाती है, नहीं घुल जाती है? घुल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ उसमें कि नहीं हुआ? हुआ है, क्योंकि पहले चीनी था, पानी था। क्या उसमें घोल में पता लग पाता है चीनी कहां पर है? नहीं पता लगती। अर्थात इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया। तो डायरेक्ट कहने चले, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, तत्व यौगिक की बात पहले हो चुकी है, मिलकर किसी तीसरे चीज का निर्माण करते हैं, तो इस पूरी परिघटना या प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोल देंगे। क्या सभी रासायनिक अभिक्रिया, सारी चीजें रासायनिक अभिक्रिया होती है? नहीं। समझ लेंगे कौन सी नहीं होती है। जैसे आप बालू को चीनी में मिला दो, मिलेगा कभी? नहीं मिलेगा। तो वो क्या रासायनिक अभिक्रिया है? नहीं है। अर्थात उत्पाद का बनना जरूरी है। दो चीजें मिलाएं तो तीसरे चीज का बनना क्या है, जरूरी है, तभी हम सब कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, नहीं तो उसको रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे। अर्थात कहा जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को मिलाते हैं, कोई तीसरा चीज बनना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को कैसी अभिक्रिया बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। अब समीकरण पे आते हैं। इन्हीं अभिक्रियाओं को, जो चीज जैसे हमने कहा चीनी, जैसे हमने कहा नमक, तो इसके फार्मूले होते हैं, रासायनिक सूत्र होते हैं, उसको लिखते हैं और लिखने के बाद क्या उत्पाद बनता है उसी टर्म में ही लिखते हैं। क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए तत्वों को हम बार बार ही लिखेंगे, नमक और ये सारी चीजें, उसके डायरेक्ट फार्मूले लिखेंगे। और कैसे फार्मूले लिखेंगे, कैसे समीकरण लिखेंगे, उसको जरा समझते हैं। जैसे हमने कहा कि नमक को, मतलब NaCl, नमक का फार्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या मिला दिए, जल को मिला देते हैं। जल को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और प्लस आपका HCl अम्ल बन जाएगा। इस अब जरा आगे बढ़ते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया ऐसे ही लिखी जाएंगी। अब इसमें जरा पॉइंट है, इसको समझेंगे, परीक्षा में लगभग पूछ लेता है, इसको जरा समझे रहेंगे तो देखेंगे भैया, इसके इधर वाले को हम सब नया नमवा रख दिए, क्या, अभिकारक रख दिए। कुछ है नहीं अभिकारक, बस एक नाम रख दिए, इसके तीर के इधर, अर्थात जो चीज हम मिलाएंगे उसी को क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो नया चीजवा बनेगा उसको हम सब उत्पाद बोल देते हैं। उत्पाद कम समझ में आएगा, लेकिन इसकी अंग्रेजी थी प्रोडक्ट। आप देखो ये तुरंत समझ में आ गया होगा। तो जितने भी आपके साइंस बने हैं वो सब अंग्रेजों की ही देन है लगभग, तो सब अंग्रेजी शब्द ज्यादा बेहतर होंगे। तो देखेंगे, अगर पूछेंगे अभिकारक क्या होता है, समझ में आएगा, तीर के बाएं तरफ अभिकारक, तीर के दाएं तरफ उत्पाद। तो ये बाएं दाएं का खेल क्या है, ये भी जरा समझ लेंगे। जो दो तत्वों को मिलाएंगे, अर्थात नमक और पानी को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो तीसरा जो बन रहा है वो उत्पाद, और जो मिला रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, अभिकारक, और जो नया बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं, उत्पाद। जैसे हम सब कुछ बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, ये प्रोडक्ट बना दिए, ये बना दिए, इस प्रकार से ये अभिकारक हुआ और ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, तो समीकरण लिखना समझ में आ गया होगा। तो ये किसका फार्मूला, नमक का, NaCl, साधारण नमक, जो हम सब क्या करते हैं, खाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, NaCl। अब टाटा वाटा साल्ट आ गया है, उसको खाते पीते रहते हैं, तो ये यही है हमारा नमक है। अब जरा रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होते हैं, तो इसके प्रकार की बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं, तो बारी बारी हम सब आराम से पढ़ते चलेंगे, रटना बिल्कुल नहीं है, समझते हुए हम सब चलेंगे इसको। तो प्रकार, ये कई प्रकार से अभिक्रियाएं हो जाती हैं। तो उस प्रकार पढ़ने से पहले हम सब श्रेणी पढ़ते हैं, सक्रियता श्रेणी। कुछ तत्व ऐसे हैं जो अधिक सक्रिय होते हैं, पाएंगे तुरंत अभिक्रिया कर लेंगे, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो पहले हम सब सक्रियता श्रेणी की बात कर लेते हैं। सक्रियता श्रेणी का मतलब यह है कौन सा तत्व अधिक सक्रिय है। जैसे एक हम सब हैं, सक्रिय हैं, एक आध पागल वागल बैठे रहते हैं, वैसे पड़े हैं, सो रहे हैं, सोते रहेंगे, तो कैसे रहेंगे, सक्रिय नहीं होंगे। अर्थात होंगे, वो भी चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट लगाट चलेंगे। इसको ध्यान रखें, सक्रियता मतलब जो अधिक सक्रिय रहे, एक्टिव रहे एकदम से। तो सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एकदम एक्टिव रहते हैं, जैसे पाएंगे वो फटाक से अभिक्रिया कर लेंगे, ऐसे तत्व को क्या बोल देंगे, सबसे अधिक सक्रिय थे। तो इसकी श्रेणी याद रखेंगे। सबसे पहला तत्व होता है पोटेशियम, सबसे पहला तत्व पोटेशियम, फिर उसके बाद में होता है सोडियम, फिर कैल्शियम करता है,
कैल्शियम। मैं सिंबल लिख रहा हूँ 1 से 30 तक, सबको सिंबल याद होने चाहिए, परमाणु क्रमांक और सिंबल। ये कैल्शियम होता है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम होता है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम होता है, फिर उसके बाद जिंक होता है, फिर उसके बाद आयरन होता है, फिर होता है हाइड्रोजन हमारा, हाइड्रोजन के बाद कॉपर आता है, कॉपर के बाद मरकरी को Hg बोल देते हैं, जिसको हम सब पारा बोल देते हैं, फिर Ag आता है, फिर Au आता है। तो इसको याद रखेंगे। खासकर पोटेशियम, अब देखेंगे कैसे। सबसे अधिक सक्रियशील तत्व कौन होगा? पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, ऐसे फिर आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर, इसको गोल्ड बोल देते हैं। तो तेजी से एक बार हमारे साथ बोलेंगे। सबसे अधिक तत्व पोटेशियम, सबसे अधिक सक्रिय तत्व, सक्रियशील तत्व पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। खासकर इतना याद रखेंगे। उसके बाद कॉपर को भी जरा याद रख लेंगे, और सोने चांदी को थोड़ा याद रख लेंगे कि कौन। बताओ सोना अधिक सक्रियशील है कि चांदी? चांदी, जबकि सोना का दाम सबसे अधिक होता है, जबकि सक्रियशील कौन है? अधिक है चांदी। इसीलिए अगर सक्रियशील है तो जिसको पा जाएगा क्या बना लेगा? क्रिया कर लेगा। तो ये अपना रंग बदल भी सकता है इधर उधर, लेकिन ये एकदम फिक्स रहेगा। तो जो आदमी फिक्स रहता है वही क्या होता है? आगे बढ़ता है। वही क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान वही होता है। अर्थात सोना क्या हो गया? सबसे मूल्यवान। क्यों हुआ? समझ में आया? सक्रियता श्रेणी के हिसाब से भी लग रहा है कि सोना सबसे अधिक मूल्यवान चीज होगा, क्योंकि ये अपना अकेला है सबसे, इस पूरे सक्रियता श्रेणी में इतने तत्वों में सबसे कम सक्रियशील है। बैठा रहेगा तो बताओ, जो चीज कम रहेगी या बैठा रहेगा वो थोड़ा सा अधिक उसका नाम होगा। तो इसी प्रकार से सोना जो है चांदी की अपेक्षा क्या है? थोड़ा सा अधिक मूल्यवान। अब आते हैं सब रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। अभी हम इसको याद रखेंगे। इसको हम विस्थापन और द्विविस्थापन अपक्रिया में इन्हीं चीजों का प्रयोग करेंगे। नहीं आपको अपक्रिया दे देगा और पूछ लेगा बताओ, और अपक्रिया करा भी देगा, तो आपको लिखना होगा नहीं ये क्रिया नहीं होगा। कभी कभी इसका दो तत्व देगा, इसका उससे करा देगा, फिर उसका दूसरे तत्व से इसका करा देगा, तो ये आपस में बदल देगा, जबकि ये बदलने ही नहीं देगा। तो इस तरह से हम सब विस्थापन और द्विविस्थापन क्रिया में देखेंगे इसको एकदम से याद रखेंगे कि हमारा सक्रियता श्रेणी कौन से तत्व अधिक सक्रियशील है? सबसे अधिक पोटेशियम, सबसे कम इस श्रेणी में गोल्ड है। इसको याद रखेंगे। और जरा इसको भी समझ लेंगे। हम सब इसको पढ़ चुके हैं। ये जो तीनों होते हैं ये ठंडे जल से अपक्रिया करते हैं, ठंडे जल से। जैसे किसी के घर में आग वाग लगाना हो तो बहुत आराम है, ये करते क्या है? सोडियम, ये ठंडा जल से अपक्रिया करता है। तो सोडियम को उसी की छपरवा पे फेंक दो, छपरवा को फेंक दो, बारिश होने लगेगी तो क्या होगा? घर जलना शुरू हो जाएगा और पड़ोसी समझ भी नहीं पाएगा कौन जलाया। तो इसको सोडियम ये कौन से जल से क्रिया करेगा? ठंडे जल। पोटेशियम उससे भी खतरनाक है। ये सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन हम सबको लिमिटेशन है, ये केवल लाइब्रेरियों में आती है। बाकी हम सब खरीदने क्या करेंगे? इसको खरीद के किसी का घर थोड़ी बिगाड़ना है। अब मैग्नीशियम जो होता है ये गर्म जल से अपक्रिया कर जाता है, गर्म। और ये सारी चीजें हवा से भी, वाष्प से भी अपक्रिया कर देती है, वाष्प से भी अपक्रिया ये सब कर देती है। और ये सारी चीजें तरह के सिलेबस में है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम कौन से जल से? ठंडा जल पाया बस तुरंत धड़ाम से जलने लगा। उसके बाद में आप कैल्शियम की बात मैं बता देता हूँ। चूना, चूना जानते होंगे, उसमें क्या रहता है? कैल्शियम होता है। उसको पानी में डालते तो वो भाप निकलती है कि नहीं निकलती है? निकलती। कैसे पानी में डालते हैं? ठंडे। वही गर्म जल में डाल दो, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो ये चीज याद रखेंगे। अब हम सब प्रक्रियाओं, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रकार संयोजन अपक्रिया पढ़ेंगे, संयोजन अपक्रिया पढ़ेंगे। तो देखेंगे संयोजन क्या होता है। संयोजन से तो फिक्स है, नाम से मतलब संयोग होना। संयोग का मतलब मिल जाना। कहते नहीं हम जा रहे थे संयोगवश वो मिल गए, मुलाकात हो गई। इसका मतलब क्या है? दो व्यक्ति का क्या हो जाना? मेल मिलाप हो जाना। वही क्या है? संयोजन अपक्रिया। रास्ते में जा रहे हैं अपना, ऐसे कोई मिल गया तो आज घर पर, अच्छा भैया वो संयोग था कि मिल गए, आपस में ही बतिया रहे गजब हम तो वहां जा रहे थे इतने दिन बाद, संयोग ही है। इसका मतलब क्या है? दो व्यक्ति का मिलना ही क्या है? संयोग है। अब आपस में जैसे पहले क्या होता है? पहले शादियां नहीं हुई रहती है लड़कवा की, वो भी इंतजार किया होता, कर रहा होता, उधर लड़कियां भी इंतजार कर रही होती है। जैसे शादियां हुई, जब तक शादियां नहीं हुई क्या हो गया? तब तक संयोजन नहीं हुआ। जैसे शादी हुई क्या हो गया? संयोग हो गया, अर्थात मिल गए। दो लोग मिल गए, एक भी बना लिए, उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अपक्रिया। अब आते हैं केमिस्ट्री में कैसे करेंगे। केमिस्ट्री में कि जब दो अभिकारक करें, अभिकारक, इसमें क्या मिलते हैं? अभिकारक। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना ले? एक हो जाए, मतलब एक उत्पाद या प्रोडक्ट बना ले, तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलेंगे? संयोजन अपक्रिया।
तो क्या परिभाषा रटने की जरूरत है? नहीं है। आराम से समझते हुए अब हम सब समीकरण बता देते हैं कैसे। अब ये समझ में आया, मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना देते हैं? एक उत्पाद बना देते। उसको कौन सी अभिक्रिया बोल देते हैं? संयोजन अभिक्रिया। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो अब हम सब एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे आपको एकदम सिंपल एग्जाम्पल, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड होता है और इसको क्या मिला देते हैं? पानी में। यही कैल्शियम ऑक्साइड लिखते चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। वो ढक्कवा वाला जो चुनवा लाते हैं उसी को क्या बोल देते हैं? बिना बुझा चूना। अब पानी में क्या करते हैं? डाल देते हैं। पानी हम डालते हैं, बताओ मिलता है कि नहीं मिलता है? तुरंत मिल जाता है। तुरंत मिलेगा, क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। अब प्लस आप इसमें देखते हो ऐसे भपिया उड़ रही होती है, ऐसे हथवा लगाते हैं तो जल जाती है, उसमें भड़ उबलता रहता है। तो वो क्या होती है? ऊष्मा होती है। वो क्या होती है? ऊष्मा होती है। इसको ध्यान में रखे रहेंगे कि ये क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो अब भैया बन गया कि नहीं? ये क्या है? दो अभिकारक है, अर्थात दो मनेवे हैं। ये क्या बन गया है? एक मनई बन गया, अर्थात दो अभिकारक क्या बना दिया? एक उत्पाद बना लिया। तो ऐसी अभिक्रिया को कैसे बोल देंगे? संयोजन अभिक्रिया बोल देते हैं। और देखो देखते हैं एक संयोजन अभिक्रिया में जरा सा देखो इसमें उष्मा भी निकल रही है, तो इसी अभिक्रिया को हम सब बोल देते हैं उष्माक्षेपी भी अभिक्रिया बोल देते हैं। क्यों बोले क्षेपी? मतलब निकलना। क्षेपी मतलब क्षेपण होना, अर्थात निकल जाना। निकलना मतलब उष्मा। क्या निकले? उष्मा। इसी अभिक्रिया का नाम दूसरा कारक दिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे अपने यहाँ होता है। कोनो बच्चा छोटा रहता है तो एकदम वैसे ही रहता है, ऐसे बैठा रहता है, उसका नाम पप्पू रख देते हैं ऐसे करके। तो बताओ नाम बदलने से, लेकिन स्पेशल नाम उसका दूसरा का कुछ होता है। जैसे मेरा ही नाम है ले लेते हैं, वैसे आशीष नाम है, घर वाले कप्तान कप्तान कहते हैं। तो नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भैया इसमें उष्मा निकल रही तो हम सब भी कह सकते थे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आप समझ में आया होगा संयोजन अभिक्रिया। इसी को कौन सी क्रिया बोलेंगे? उष्माक्षेपी। कब बोलेंगे? जब उष्मा निकलेगी तब। कभी कभी उष्मा नहीं निकलती है तब उष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको नहीं बोल। क्या सारी उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं संयोजन हो सकती है? ना, हो ही नहीं सकती। कुछ ही होंगी जिसमें उष्मा निकलेगी, वही अभिक्रिया कैसे होगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। नहीं तो नहीं होगी। अब एक चीज देखेंगे, अब इसी ये बुझा चुना था, इसको ये बिना बुझा था, इसको पानी में मिला के बुझ गया, अर्थात इसको देवलिया क्या कर देते हैं? पेंट लगा देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसा बनता है? क्या तुरंत सफेद बन जाता है? नहीं, सफेद 2 से 3 दिन बाद आप देखेंगे, जैसे जैसे दिन बीतेगा चमक बढ़ती जाती। तो होता क्या है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये चीज ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये अब बताओ वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? पाई जाती है वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसें। ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को जैसे देखेगा तुरंत दौड़ेगा, कहेगा अच्छा मिल गया मेरा। तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। अब पनिया को उड़ा देगा। पनिया को क्या करेगा? जिससे धूप आई है, गर्म आया, तो क्या कर दिया? पानी को उड़ गया। ये क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। यही कैल्शियम कार्बोनेटवा परत बन जाता है और कैसा बना देगा? सफेद होता। पनिया जैसे जैसे उड़ेगा और सफेद होता चला जाएगा। ये समझ में आया होगा कि कैसे पोताई होताई होती है इस प्रकार से। तो कैल्शियम कार्बन, अच्छा एक सबसे बड़ी चीज क्या है? यही कैल्शियम कार्बोनेटवा ही है हमारा संगमरमर। नाम सुने होंगे संगमरमर, नमो वैसे क्या क्या? संगमरमर। क्यों संगमरमर? क्योंकि देखो इनको मार दिया है, मार के अलग बन गया, तो कैसा हो गया? संगमरमर हो गया। तो ऐसा कोई फिलहाल बात नहीं है मार के बना। यही कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? सफेद रंग का बनता चला जाता है, जिससे घर क्या होते? चमकवा आने लगती है धीरे धीरे। तो हम सब कहते हैं आज पेंट के, और कुछ लोगों तो ऐसे होते हैं पेंट कर रहे हैं वो रंग नहीं चढ़ रहा है, तो दिन भर करते रहे तो तुरंत रंग नहीं चढ़ेगा। तो अब समझ में आया? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तभी रंग चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। और पनिया क्या हो जाता जाएगा? सूखता चला जाएगा। संयोजन अभिक्रिया का कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं कोयले का दहन कर देते हैं। सब कहते हैं कोयले का दहन। कोयला मतलब कार्बन, दहन मतलब जलाना। किसके ऊपर? ऑक्सीजन। आप देखते होंगे कि अगर बिना ऑक्सीजन के नहीं जलता कोई चीज, कभी मोमबत्तियां जलाना, गिलासवा रख देना तो ऑक्सीजन वो नहीं जाएगी, तो देखना वो बुझ जाएगा। फिर चलाएंगे तो हो सकता है जल जाए, फिर बुझ सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं तो कुछ जल नहीं पाएगा, अर्थात ऊर्जा नहीं बन पाएगी। तो मैं कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। किससे क्रिया करा रहे हैं? ऑक्सीजन से करा रहे हैं।
यही क्या है, कोयला, कोयले का दहन, इसको क्या मतलब दहन मतलब जलाना, किसकी वजह से, बिना ऑक्सीजन के जलेगा नहीं, तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाता है। इसीलिए भैया कोयला को ज्यादा जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि CO2 क्या है, नुकसानदेह है। तो कोयले को जब जलाएंगे तो CO2 गैस बन जाएगी। आते हैं कैसे, पानी का निर्माण कैसे होता है देखेंगे भैया, हाइड्रोजनवा ले लेंगे और ऑक्सीजन गैसिया ले लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा H2O बन जाएगा, और यहाँ पे 2 रख देंगे और फिर यहाँ पे भी 2 रख देंगे। समीकरण संतुलित करना हमने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, तो इसको समझ लेंगे। H2 और O2 ये क्या बन जाएगा, 2H2 क्या बन गया, पनिया बन गया। देखो संयोजन हो रहा है कि नहीं, ई द्वि अभिकर्कवा था, एक बना दिया, ये दोनों मिला के तत्व क्या बना दिया, एक बना दिया। तो बताओ ये संयोजन है वियोजन, संयोजन है, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे होंगे। फिर उसके बाद इसी अपक्रिया को कैसा बोल देंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोल देते हैं। इसमें क्या निकलता है, इसमें तो ऊष्मा निकल जाती है। अब आगे आते हैं ऊष्माक्षेपी के भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तीसरा का उदाहरण, अब ऊष्माक्षेपी को, क्योंकि ये दोनों सेम चीज है, ऊष्मा नहीं, जैसे इसमें क्या ऊष्मा निकलेगी, नहीं निकलेगी, ये क्या ऊष्माक्षेपी होगा, नहीं, ये कैसा है, संयोजन तो होगा ही होगा, ऊष्माक्षेपी संयोजन होती है क्रिया। अब दिखा देते हैं, अब कुछ जैसे प्राकृतिक गैस जैसे मेथेन ले लेते हैं, मेथेन को ले लेते हैं, मेथेन का क्या करा देते हैं, मेथेन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाता है और ऊष्मा निकल जाती है इसमें से। तो CH4 क्या है, मेथेन गैस है। बैलेंस कैसे करेंगे, दो दो, यहाँ पे दो कितना, एक, यहाँ क्या कर देंगे, दो कर देंगे, यहाँ कितना कर देंगे, दो कर देंगे। अब देखेंगे दो यहाँ पर, दो यहाँ पर कर देते हैं, दो यहाँ देखो कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, कार्बन भी 1 कंप्लीट। तो ऐसे ही समीकरण संतुलित करना भी सीख लेंगे। दोनों तरफ के अभिकारक और उत्पाद के तत्व क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर समान नहीं हुए तो फिर रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होगा, इसलिए समीकरण को संतुलित भी करते हैं। तो बताओ इसमें ऊष्मा निकली कि नहीं निकली, निकली ऊष्मा। जब मेथेन को जलाएंगे तो क्या निकलेगी, ऊष्मा, ऊष्मा निकले तो ये ऊष्माक्षेपी है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब आते हैं एक और उदाहरण ले लेते हैं ऊष्माक्षेपी का। तो उदाहरण को याद रखेंगे, जैसे श्वसन, श्वसन हमारा देखेंगे, श्वसन भी कैसी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी है। श्वसन कैसी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी। देखिए कैसे है ऊष्माक्षेपी, इसको समझ के मैं बोल रहा हूं, इसमें लिखूंगा नहीं, आप लिख लेना। तो जैसे भैया हम कुछ खाते पीते हैं कि नहीं खाते पीते हैं, खाए पिए, खाने पीने के बाद कुछ एनर्जी के लिए क्या करना पड़ा, भोजन लेना पड़ेगा नहीं। तो हमारे शरीर में एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, भोजन। भोजन में क्या खाए, चावल, ब्रेड, गेहूं, ये सारी चीज खाए। इसमें क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या बना जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो यही कार्बोहाइड्रेट मिलकर ऑक्सीजनवा से ऊर्जा बना देता है। क्या बना देता है, ऊर्जा। और कहां बनाएगा, माइट्रोकांड्रिया, याद हो बायोलॉजी पढ़ा है, माइट्रोकांड्रिया क्या बना देगा, ऊर्जा। तो ये ऊर्जा बनी कि नहीं बनी, और उसी ऊर्जा को हम सब यूज कर रहे हैं। तो देखो ऊष्माक्षेपण हुआ कि नहीं हुआ, अर्थात ऊष्मा निकली कि नहीं निकली। कार्बोहाइड्रेट मिलाए, उसमें जैसे ऑक्सीजन पाया, ऑक्सीजन फेफड़े से सब बताया जा चुका है, जैसे मिला ऑक्सीजन क्या बना दिया, ऊर्जा बना दिया। इसीलिए माइट्रोकांड्रिया को ऊर्जा का भंडार गृह भी कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, बहुविकल्प के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो बताओ श्वसन ऊष्माक्षेपी क्रिया हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। देखेंगे कैसे, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऑक्सीजन से ग्लूकोज बना देता है, और ग्लूकोज क्या करता है, ऊर्जा देता है। ग्लूकोज क्या कर देता है, ऊर्जा देता है। तो C6H12O6 यही हमारा क्या है, ग्लूकोज। इसको किससे क्रिया करा देते हैं, ऑक्सीजन से। तो हमारा बन जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O बन जाएगा, और प्लस क्या बना देगा, ऊष्मा या ऊर्जा दे, ऊर्जा लिख देता हूं डायरेक्ट, क्या दे देता, ऊर्जा दे देता। तो बताओ ऊर्जा बनी कि नहीं, अर्थात ऊष्मा बनी कि नहीं, ये भी कैसे क्रिया है, ऊष्माक्षेपी। आपसे प्रश्न पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो कैसे स्पष्ट करेंगे कि भैया हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिना ऊर्जा के ऐसे बैठे रहेंगे, ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ऊर्जा के लिए मतलब क्या कहते हैं, भोजन। भोजन क्या होता है, धीरे धीरे पाचन क्रियाओं में कटता पीसता, कूटते पीटते हैं, कूटने पीटने के बाद जैसे चावल, ब्रेड, इन सब चीजों में क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से जैसे अब क्रिया करेगा तुरंत क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना देता है। और ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन से
ये क्या बना देगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, ऊर्जा बना देता है। इसको समझे। और ये ऊर्जा कहां बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया बनती है। तो श्वसन बताओ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है नहीं, तो आप ये समीकरण याद रखेंगे तो देखेंगे ये दोनों चीज मिलकर क्या बना, ऊर्जा। तो ये श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई, हो गई। अब अगली अभिक्रिया में आते हैं, वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं हम सब। अब वियोजन, हम नाम से क्लियर है, वियोग होना मतलब रोना, क्या करना, रोना मतलब क्या हो जाना, अलग हो जाना। अलग कर देंगे, जैसे मान लेते हैं घर में क्या रहता है, सदिया उदिया होने के बाद होता क्या है, अपने माता पिता क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो माता पिता रोते हैं कि नहीं रोते हैं, रोने लगते हैं, अर्थात क्या हो गए, वियोग हो गए, अर्थात क्या हो गए, अलग हो गए। तो अर्थात अब इसका केमिस्ट्री में आ सकते हैं, तो मतलब अगर दो अभिकारक क्या हो जाए, अलग हो जाए, अर्थात टूट जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को कैसी अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या लिखाने की जरूरत है, नहीं। अगर लिखना चाहिए तो आराम से लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक या यदि कोई अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाए, टूट जाए, अर्थात क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को कैसे अभिक्रिया बोल देंगे, वियोजन अभिक्रिया बोल देंगे। इसी वियोजन अभिक्रिया को ऊष्माशोषी भी बोल देते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखेंगे ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा को चाहिए, इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऊष्मा। अगर किसी भी तत्व को या यौगिक को तोड़ना है तो ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो ऊष्मा क्या होगी, आपस में ऊष्मा से टूट जाएगा, ऊष्मा खत्म, और उसके बाद अलग तत्व बन जाएगा। जैसे पत्नी जी आती हैं, क्या कर देती, अलग, अर्थात ऊष्मा कौन दे रहे, पत्नी जी दे रहे हैं, तभी तो अलग हुए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया समझ में आया, वियोजन अभिक्रिया। इसके कुछ उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे FeSO4 ले लेते हैं, FeSO4 इसको क्या करा देते हैं, ऊष्मा दे देते हैं, Fe2O3 बन जाता है और SO2 बन जाता है, SO3। ये दोनों क्या है, गैसें हैं, ये क्या है, सॉलिड है। ऑक्सीजन को कंप्लीट कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पे 3 2 5 3 8 है, यहाँ कितना है, 4, यहाँ पर कितना कर देंगे, 2। अब देखो सब कंप्लीट हो गया, 2 सल्फर 2 सल्फर 2 सल्फर कंप्लीट हो गया कि नहीं। ऐसे समीकरण संतुलित करने को भी आ जाता है। तो देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, Fe को आयरन बोल देते हैं, SO4 को सल्फेट। आयरन सल्फेट को जैसे उष्मा दिया अर्थात गर्म किए, क्या बन गया, ये फेरिक ऑक्साइड बोल देते हैं, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, या आयरन ऑक्साइड बोल देते हैं। और ये क्या बन गया, सल्फर डाई, दो रहता है डाई, और ये क्या है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। तो बताओ उष्मा दिए तो टूट गया कि नहीं, ये बेचारा अकेला था, खूब एनर्जी दिए, खूब सुनाए, तो क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। उष्मा देखो क्या उष्मा निकली, नहीं, उष्मा सब एब्जॉर्ब हो गई, अपना उसको अलग कर दिए। तो कैसी अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर दिए, उष्मा दे दिए, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या दे दिए, उष्मा दे दिए। तो ये बन जाएगा CaO प्लस CO2 में टूट जाता है, इसमें टूट जाता है CaO CO2 में। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, वही वाला संगमरमर, इसमें क्या करिए, अब ऊर्जा इसको दे रहे हैं, तो किसमें टूट जाए, यही क्या है हमारा बिना बुझा चुना हुआ, ढक्का वाला चुना हुआ है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। और एक उदाहरण ले लेते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस ले लेते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं, ताप दे देते हैं, ताप दे देते हैं, तो हो जाएगा Pb। संतुलित करना है हमें, तो इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। किसमें, लेड ऑक्साइड में टूट जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में। ये क्या हो जाता है, देखो अकेला था, 2 में टूट गया कि नहीं टूट गया, टूट गया। अब आगे इसी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आगे एक होता है AgCl। Ag इसको बोल देते हैं, Ag क्या है, सिल्वर चांदी, सिल्वर क्लोराइड बोल देते हैं। ये जैसे सूर्य का प्रकाश पाएंगे, सूर्य का प्रकाश, ये टूट जाते हैं अलग अलग में, ये Ag बन जाता है और Cl2 क्या बन जाता है, गैस बन जाती है। तो जैसे सूर्य के प्रकाश में क्या है, गर्मी आई कि नहीं, अर्थात उष्मा मिली कि नहीं, तो AgCl किसमें, इसमें टूट जाता है। और एक होता है AgBr, AgBr होता है, ये भी सूर्य के प्रकाश से जैसे पाएगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तुरंत ये भी टूट जाएगा, 2Ag हो जाएगा और प्लस Br2 क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगी। तो देखेंगे यही चीजिया को हम सब श्याम श्वेत फोटोग्राफी, अब देखो हिंदी बोल दिए तो नहीं समझ में आएगा, इसको क्या बोल देते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी।
अब आप सब इसको नहीं जानते होंगे ये क्या है फोटोग्राफी, क्योंकि अब सब पर बदल गया है। इसी को बोल देते हैं श्याम क्या, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट क्या लिखेंगे, फोटोग्राफी। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। तो अब तो रंगीन आ गया ना, हम सबके जमाना में क्या होता था, फुटैया ऐसे खींचे थे, सब कपड़ा की तरह वीआईपी पहने रहते थे, लेकिन फुटैया क्या होती थी, वैसे ही सफेद एकदम भूत की तरह, जैसे पिक्चर हम देखे होंगे वैसे ही दिख जाता है, दिखता था। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। ये किसके पास है, सूर्य के प्रकाश में। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी समझ में आया। जब इसके AgCl की अभिक्रिया, AgCl को सूर्य के प्रकाश में डालेंगे तो Ag और क्या हो जाएगा, Cl में टूट जाएगा। AgBr को Ag और Br2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछेगा श्याम श्वेत फोटोग्राफी कैसे बनती है, तो ऐसे बनती है। इस अभिक्रिया को हम सब लिख देंगे कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी कैसे बनती है। तो जैसे अब यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया खत्म होती है, जैसे आपसे पूछा जाए वियोजन अभिक्रिया है क्या, अब देखेंगे। जब दो या दो से अधिक अभिकारक को, दो या दो से अधिक अभिकारक को, वही माता पिता को तोड़ने की बात हो रही है। कौन तोड़ रहा है, पत्नी जी। पत्नी क्या है, उष्मा। वो आपको खूब इतना सुनाएंगे कि आप अलग करने शुरू कर देंगे। तो उष्मा दे रही है उष्मा। तो उष्मा देंगी तो बताओ टूटेगा कि नहीं, टूटा। तो इसमें देखेंगे उष्मा मिला, दूसरा का चीज ताप दिए आप, तीसरा का चीज सूर्य का प्रकाश भी मिला। अर्थात जब दो या दो से जब किसी अभिकारक को गर्म करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर वो क्या हो जाए, टूट जाए, तो वैसी अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया कहेगी, वियोजन अभिक्रिया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा एकदम सिंपल। हम सब अगली अभिक्रिया के प्रकार विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो देखिए परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। इसको एकदम समझेंगे, आराम समझेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, नाम से क्लियर है, विस्थापन मतलब किसी चीज क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए। जैसे यहाँ पे रहे भाग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, विस्थापित अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे रूम पे रह रहे, फट के दूसरे के रूम पे रहने लगे, तो ऐसे क्रिया कैसे बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लेते हैं आयरन है Fe और कॉपर सल्फेट है, आयरन है और कॉपर सल्फेट है, इन दोनों को क्या करा देते हैं, अभिक्रिया। अब बताओ सक्रियता श्रेणी में चलते हैं, सक्रियता श्रेणी में आयरन अधिक सक्रिय था कॉपर, ध्यान करो आयरन था कि कॉपर, आयरन था, कॉपर तो एकदम पिछवा श्रेणिया में था। तो आयरन अधिक सक्रियशील है, तो आयरन क्या करेगा, इसके आयन को ले लेगा, अर्थात FeSO4 और प्लस कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कॉपर कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला एक और उदाहरण ले लेते हैं, Zn ले लेते हैं, Zn प्लस CuSO4 ले लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, Cu कॉपर कैसा कर देगा, अलग कर देगा। तीसरी की अभिक्रिया ले लेते हैं, Pb ले लेते हैं, Pb ले लेते हैं और इसको CuCl2 से करा देते हैं, CuCl2 से हो जाएगा PbCl2 प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर विस्थापित हो जाएगा। देखेंगे आयरन कॉपर सल्फेट, तो देखो पहला तत्व जो अधिक सक्रियशील था दूसरे को क्या कर दिया, हटा दिया कि नहीं हटा दिया, आयरन इसको। अब बताना, मैं एक अभिक्रिया लिखने चल रहा हूं, उसको बताना एकदम दिमाग से। तो आपके हिसाब से अगर मैं बताना इसको, सोडियम क्लोराइड ले लेता हूं और यहां पर मैं ले लेता हूं आयरन, तो बताओ ये सही है, FeCl2 प्लस 2Na। सोडियम क्या होना चाहिए, विस्थापित होना चाहिए कि नहीं आपके साथ, इसके नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आयरन क्या है, सोडियम से कम सक्रियशील है, ये अभिक्रिया नहीं होगी। इसको ध्यान में रखेंगे, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है नहीं, तो लिख देंगे अगवा अभिक्रिया नहीं होती है। कैसे, क्यों, क्योंकि आयरन जो है सोडियम से कम सक्रियशील। अब बताओ जब ये अधिक सक्रियशील लेके बैठा रहेगा और छुड़ाते रहो, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। तो ये सीधा सा एग्जांपल है, जैसे कि वहां से अभी समय खूब चर्चा में चल रहा है सीमा हैदर वाला केस। सीमा हैदर क्या की थी, उसके हस्बैंड का नाम था हैदर, सीमा के हस्बैंड का नाम क्या था, हैदर था। हैदरवा कम सक्रियशील रहा होगा, तो सीमा क्या की, भाग आई किसके साथ, सचिन नाम का एक वैसे पटांग था काला भूत, उसी उसके पास भाग आई। तो भाग आई अर्थात उसको सचिनवा क्या था, थोड़ा अधिक सक्रियशील हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि हैदराबाद कम रहा होगा बेचारा, इसे बैठता रहा होगा, उसको छोड़ के कहां भगाई, सचिन के पास। तो क्या हो गया, आप बदल दिया कि नहीं, वो उधर भागे, अर्थात जो अधिक सक्रिय कौन हुआ, सचिन, कम सक्रिय कौन हुआ, हैदर, तो तभी तो छोड़ के भागे आई। इसका मतलब क्या हुआ, जो तत्व अधिक सक्रियशील होंगे वो कमजोर वाले को क्या करेगा, भगाएगा। जैसे पड़ोसी में देखते होंगे, अगर कोनो कमजोर है उसको मारते पीटते रहेंगे और कोनो बढ़िया मजबूत है तो लड़ेगा तड़ाक से।
तो ये जरा ध्यान देंगे इसको। विस्थापन क्रिया समझ में आया होगा कि जब कोई अधिक सक्रियशील तत्व कम सक्रियशील यौगिक से क्रिया करता है तो उसके आयनों को क्या कर देगा, उसको विस्थापित कर देगा, उस तत्व को कमजोर वाले को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। विस्थापन महत्वपूर्ण क्रिया द्विविस्थापन क्रिया पढ़ते हैं। तो द्विविस्थापन क्रिया जैसे विस्थापन मतलब एक को भगाई, दूसरे के साथ भाग के चली आई, जो अधिक दिखा मजबूत उसके साथ भगाई। और उसके बाद अब द्विविस्थापन का अब ऐसा नहीं हुआ है तो जैसे मान लेते हैं दो लोग हैं, तो दोनों लोगों का क्या हुआ, शादी ब्याह हुआ है अपना आराम से, दोनों लोग की जिंदगी अच्छे से चल रही है, और यार दोस्त को ज्यादा बुलाते हैं, वो उनके घर पे जा रहे हैं, वो उनके घर पे जा रहे हैं, पता लगा उनकी पत्नियां उधर भाग गई, उसकी पत्नियां उधर भाग गई, तो क्या हो गया, दुई तरफ से विस्थापन हो नहीं, उधर वाली उधर भागी, उधर वाली उधर भाग गई, तो कितना होगा, द्विविस्थापन हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए आराम से रहना चाहिए। तो देखेंगे द्विविस्थापन क्रिया को, जैसे मैं ले लेता हूं Na2SO4 ले लेता हूं, Cl2 को ले लेता हूं, BaCl2 को ले लेता हूं, तो देखो ये करेगा क्या, Na2 क्या कर देगा, Cl अपने समान आयन की तरफ भागेगा। क्लोरीन पर कितना आयन होता है, एक, सोडियम पर भी कितना प्लस, प्लस इस पर क्या होता है माइनस, इस पर क्या होता है -2, Bf क्या होता है +2, ये अपने आयनों में क्या कर देगा, अदल बदल, बिना कुछ इधर उधर किए हुए आपस में बदल देगा। तो ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और प्लस ये बन जाएगा BaSO4 बन जाएगा, और यहाँ 2NaCl क्योंकि 2 क्लोरीन था 2 सोडियम था। तो देखो आपस में अदला बदली कर लिया कि नहीं कर लिया, तो कितना प्यार से आपस में अदला बदली कर लिया। ऐसी क्रिया को द्विविस्थापन देखेंगे, द्विविस्थापन हो नहीं, सोडियमवा क्लोरीनवा से कर लिया बियाहवा, अब बेरिलियमवा किससे कर लिया, सल्फेटवा से कर लिया। तो देखो बदल लिया कि नहीं, बदल लिया। तीसरा क्रिया को कैसी क्रिया बोलते हैं, द्विविस्थापन। देखो द्विविस्थापन हुआ नहीं, दो तत्व बदले हुए हैं, ये इसके साथ कर लिया, इसके साथ कर लिया। यदि अभिकारकों के बीच, ये क्या है अभिकारक, इनके बीच आयनों का आदान प्रदान, किसका आयन, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी क्रिया को क्या कर देते हैं, द्विविस्थापन। ऐसे भी बोल दे सकते हैं कि यदि दो तत्व आपस में क्या कर दे, अपने आयनों को बदल दे, तो ऐसी क्रिया को कैसी क्रिया बोल देंगे, द्विविस्थापन। आते हैं उपचयन और अपचयन के बारे में पढ़ लेते हैं, ये बहुत ही आसान शब्द है, उपचयन और अपचयन, इसको जरा ध्यान देंगे, उपचयन और अपचयन को। उपचयन नाम समझे रहेंगे, उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, इसको याद रखेंगे, ऑक्सीजन क्या रहेगा, वृद्धि रहेगा, और अपचयन मतलब ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी। अगर ऑक्सीजन अपक्रिया, इसी दोनों अपक्रियाओं का एक नवा नाम रख दिए, दोनों को नया नाम रख दिए, रेडॉक्स, इसी का नाम क्या रख दिया, रेडॉक्स। जैसे विराट कोहली और अनुष्का पहले अलग अलग थे, जैसे सदिया किए तो उसको क्या बोल दिए, विरुष्का बोल दिए। क्या बोल दिए, विरुष्का, मतलब विराट कोहली और अनुष्का। तो दोनों का समझ में आया होगा, अर्थात जब दोनों अपचयन उपचयन दोनों एक साथ ऑक्सीजन की कमी और वृद्धि हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स क्रिया, इसी को बोलते हैं। तो इसको जरा ध्यान देंगे, थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन की क्रिया कराया, इसको 2CuO बन गया, क्या बन गया, 2CuO बन गया। ये बनता कैसे, ये काला काला रहता है, काली परत, वो तो नहीं कापर पे ऑक्सीजन में खुला रख दो, उसमें देखेंगे काला काला, कापर का तरवा जानते भाई करते होंगे, कपड़वा को रख दे, आप देखोगे आप इसमें झटकवा में लगाते हैं नहीं, जो खेतवा रूंधते हैं, गैया वैया इस सबको बचाने के लिए खेतवा को, वो तरवा किसका लगा देते हैं, कपड़वा का। आप कुछ दिना बदिया देखना, उसमें काला काला पड़ जाता है, जैसे पनिया वनिया पड़ता है धीरे धीरे ऑटोमेटिक कैसे हो जाता है, काला, आप देखेंगे काला काला पड़ जाता है, ये कैसा रहेगा, काला काला हो जाता है। जब कॉपर किससे क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन से, कैसा बन जाएगा, काला काला बनता है कि नहीं बनता है, सब लोग देखे होंगे। अब यही कॉपर ऑक्साइड, अब बताओ इसमें कॉपर में क्या हुआ है, अपचयन हुआ उपचयन, आप सब खुद बताएंगे। कॉपर में बताओ उपचयन हुआ अपचयन, उपचयन हुआ, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या हो गया, वृद्धि, इसमें ऑक्सीजन था नहीं, इसमें क्या हो गया, वृद्धि। ये कैसी क्रिया है, उपचयन क्रिया। अब एक और क्रिया, अब इसी काली परतवा को पर अगर हाइड्रोजनवा मिला देते हैं, इसी पे क्या मिला देते हैं, हाइड्रोजन, परवा अलग हो जाता है और जला क्या होता है, अलग बन जाता है। कॉपर ऑक्साइड, इसी में किसकी, इसी कॉपर ऑक्साइड काली परतियों में अगर डाल दो आप हाइड्रोजन, तो कॉपर अलग बन जाएगा और जल अलग हो जाता है। तो ये किस कलर का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। कपरवा कौन सा रंग का हो जाएगा, भूरा रंग का हल्का सा हो जाता है। तो अब बताएं, इसमें बताएंगे अपचयन उपचयन, तो बताओ इसमें क्या हुआ है, इसमें ऑक्सीजन कम हुआ कि बढ़ा, कम हुआ है ना, यहाँ एक था यहाँ एक को नहीं है, तो कैसा हो गया अपचयन,
अब इस वाले में देख लेना भैया, ऑक्सीजन कम हुआ कि बढ़ा? बढ़ा है तो क्या हो गया? उपचयन। कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? उपचयन। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। उपचयन, अपचयन और विस्थापन, ये सारी अभिक्रियाएं